फ्रेंड्स, हेलो। आइए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की। ये टॉपिक जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक की चर्चा आजकल बहुत हो रही है। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कोविड-19 पेंडेमिक की। कोविड-19 पेंडेमिक के केसेस 22 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। इसकी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ और बढ़ा दी गई हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि मुंबई के धारावी एरिया, जो कि एशिया की एक सबसे बड़ी स्लम एरिया है, वहाँ इसकी पोजीशन कंट्रोल्ड है। लेकिन यूएस, ब्राज़ील और इंडिया लीडिंग कंट्रीज़ में है जहाँ तक कोरोना पेंडेमिक का विषय है। साथ ही रशियन गवर्नमेंट ने इसके वैक्सीन का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो आइए अब हम आते हैं आज के टॉपिक की। ये टॉपिक है एजुकेशन से रिलेटेड। जैसा कि हम जानते हैं, एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश और किसी भी समुदाय के विकास के लिए। एजुकेशन उसकी नींव है, उसकी फाउंडेशन है। एजुकेशन वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को, मानव संसाधन को नई दिशा तक ले जाता है। अगर किसी देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो वहाँ का जो मानव संरचना है, मानव संसाधन है, उनका विकास ज़्यादा होगा। इसलिए एजुकेशन का बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही किसी भी देश पर जब बाहर की ताकतें अटैक करती हैं तो सबसे पहले कोशिश करती हैं कि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदला जाए। एजुकेशन सिस्टम लोगों के मेंटल स्टेटस को बदल देता है और इसका जो असर है एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है। एजुकेशन सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसा हम जानते हैं, भारतवर्ष में वैदिक काल से हमारा एजुकेशन सिस्टम था, गुरुकुल की परंपरा थी और उस समय एक सशक्त एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था। कुछ वर्षों पहले जब मैंने विजिट की अहमदाबाद, वहाँ भी कुछ इसी तरह का एजुकेशन सिस्टम देखा। वहाँ एक जगह मैंने जाकर देखा कि जो छात्र हैं उनकी सभी कलाओं को विकसित करने की कोशिश की जाती है। वो भले ही मल्लखम्ब हो, संगीत हो, धार्मिक रीति रिवाज हो, कुश्ती हो, पढ़ाई हो, गणित हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे आर्ट्स में आर्ट्स की सारी कलाओं की शिक्षा उन छात्रों को दी जाती है। वहाँ मैंने देखा कि बाहर के देशों से भी छात्र आए हुए हैं और ये छात्र उन सारी कलाओं में पारंगत होकर जिस कला में उनका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी में उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बदला, वो एजुकेशन सिस्टम एक अलग ही दिशा में बदला। तो आइए हम शुरू करते हैं। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड को हम डिवाइड कर सकते हैं। वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका कि नाम मैन्युफैक्चरिंग के रूप में उभरा है। इन कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है और ये एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ देश हैं जहाँ इन्वेंशंस ज़्यादा होती है और इनका नाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा है। कुछ देश ऐसे हैं जो कंज्यूम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हम अपने शिक्षा की नीति से, शिक्षा के सिस्टम से अपने देश को किस तरह का बनाना चाहते हैं। हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं या कंज्यूमर बनकर रहना चाहते हैं। इसीलिए एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी देश के विकास में। प्लान एक बेसिक ड्राफ्ट होता है, पॉलिसी फाइनल ड्राफ्ट होता है। हमारे देश में एक बहुत अच्छा काम हुआ एजुकेशन पॉलिसी के रूप में। तो आइए हम समझें कि नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है। लेकिन उससे पहले एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट या एक्सपेडाइट करने के लिए कुछ संस्थाएं होती हैं। ये प्रमुख संस्थाएं हैं स्टेट बोर्ड, सीबीएसई जो कि एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, आईसीएसई ये भी एक तरह का बोर्ड है जो शिक्षा को कंट्रोल करता है और संपादित करता है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका काम
विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा है उसको देखना है, और AICTE ये टेक्निकल या तकनीकी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। भारतवर्ष की जहाँ तक बात करें तो 1947 से पहले जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल हुआ करता था, तो उस समय की एजुकेशन अंग्रेज़ों के हाथ में थी, और अपने हिसाब से उन्होंने शिक्षा को बदला, लोगों को शिक्षा दी। तो उस एजुकेशन सिस्टम की ज़्यादा बात ना करने की यहाँ आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है। 1947 से 1967 तक जो एजुकेशन थी उसका मूल प्रारूप उसी से लिया गया और उसको आगे बढ़ाया गया। 1968 में शिक्षा की नीति आई, और ये शिक्षा नीति 1985 तक रही। तो इसको हम कह सकते हैं कि भारत की पहली शिक्षा नीति थी। 1986 से 1920 ये दूसरी शिक्षा नीति के अंतर्गत काम हुआ, और इसमें कुछ बदलाव किए गए। फ़िलहाल अभी एक नई शिक्षा नीति आई जिसकी की चर्चा है NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूप में। नई शिक्षा नीति में बहुत सारे मूलभूत चेंजेस किए गए हैं। तो आइए देखें ये चेंजेस क्या हैं। नई शिक्षा नीति में जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ एकेडमिक चेंजेज हैं। इस शिक्षा नीति में वोकेशनल एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया है, और एजुकेशनल के सिस्टम में कुछ बदलाव किया गया है मानव के स्वभाव को देखते हुए। इस शिक्षा नीति के जो की पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, वो ये हैं, जैसा आपने देखा होगा कि यूरोपियन सिस्टम में जो बच्चा होता है उसको मदर टंग या मातृभाषा में पढ़ने पर या पढ़ाने पर जोर दिया जाता है। इसी तरह से नई शिक्षा नीति में ऐसा डिसाइड किया गया कि मातृभाषा में पढ़ाया जाए। जो भी बच्चे की मातृभाषा है या लैंग्वेज ऑफ रीजन है उसमें पढ़ाया जाए। दूसरा जो की पॉइंट है, ब्लेंड ऑफ सब्जेक्ट्स। बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एक ब्लेंड क्रिएट करने की तैयारी की गई। मान लीजिए कोई बॉटनी का छात्र है और आर्ट में भी रुचि है, तो उसको आज़ादी होगी इस तरह के दो सब्जेक्ट्स को चेंज करने की या उससे अधिक सब्जेक्ट्स का ब्लेंड्स बनाने की। नई शिक्षा नीति में स्किल सेट को डेवलप करने की कोशिश की गई जिससे कि लोगों को रोज़गार मिलने में सहायता हो। वाइडर कवरेज है कई सब्जेक्ट्स का। नई शिक्षा नीति में हम कह सकते हैं ग्लोबल टच है, जो भी बच्चा पढ़ेगा वो बाहर जा सकता है। और नई शिक्षा नीति में बच्चों को स्किल सेट, फॉर एग्ज़ाम्पल कोडिंग, अर्ली एज में सिखाने की कोशिश की गई है। हम कह सकते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है स्पेशलाइज्ड, मल्टी स्पेशलाइज्ड है, मतलब छात्रों को मौका मिलेगा कई सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ने का। जैसा हम अभी देखते हैं कि छात्र मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद इतिहास, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कोई और सब्जेक्ट लेकर UPSC या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो उस तरह की जो समस्या है, छात्र पहले से डिसाइड कर सकेंगे कि उनको किस क्षेत्र में जाना है। जैसा मैंने आपको कहा, नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंट होने के बाद जो भाषाएं हैं प्रांतीय रूप में बोली जाती हैं, उन भाषाओं में छात्रों को पढ़ने का मौका मिलेगा, और जो लोग उन भाषाओं में पारंगत हैं उनको पढ़ाने का मौका मिलेगा। ये हमारे सबके लिए गर्व का विषय है। राइट टू एजुकेशन हमारे संविधान का पार्ट है, हिस्सा है। आर्टिकल 21A के अनुसार बच्चों को फ्री एजुकेशन जो शुरुआती एज में दी जाए। नई शिक्षा नीति को बनाने में दो कमेटियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये कमेटियां हैं TSR सुब्रमण्यम और K कस्तूरी रंगन जी की कमेटी। शिक्षा नीति में जोर दिया गया है क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, क्रेडिबिलिटी के ऊपर, और गैप कम से कम हो रोजगार में और पढ़ाई में। नई शिक्षा नीति में जो चेंजेस किए गए हैं, HRD मिनिस्ट्री, मानव संसाधन मंत्रालय अब एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, शिक्षा मिनिस्ट्री होगी। GDP का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, और ग्रॉस एजुकेशन एनरोलमेंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा छात्र पढ़ाई की कोशिश करें। जैसा कि हम जानते हैं 2019 में करीब 19 मिलियन से ज़्यादा छात्रों ने एनरोल किया था। इसका इम्पैक्ट क्या